हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का प्रॉपर्टी एक्ट का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है छोटे छोटे नोट। किन के बारे में लिखना है हम लोग को, समाश्रित हित और निहित हित क्या होते हैं, और पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्त क्या होती है। इन दो टॉपिक यानी 4 टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे नोट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग के प्रॉपर्टी एक्ट के लिए। परिचय से शुरू करेंगे कि परिचय कह रहा है, इंट्रोडक्शन कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 भारत में संपत्ति के अंतरण को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून है। जब संपत्ति को भविष्य के किसी हित यानी इंटरेस्ट के साथ स्थानांतरित किया जाता है तो यह देखा जाता है कि वह हित निहित है या समाश्रित यानी कॉन्टिजेंट है, यानी कॉन्जेंटेड है, कॉन्टिजेंट है, या फिर वेस्टेड है। मतलब वेस्टेड माने निहित है, यानी कॉन्टिजेंट है तो क्या है, ये समाश्रित है। इसी प्रकार कुछ संपत्ति अंतरण पूर्व निर्धारित शर्तों पर निर्भर होते हैं, जिन्हें हम पूर्ववर्ती शर्त यानी कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं, या पश्चातवर्ती या कंडीशन सब्सिक्वेंट कहते हैं। उत्तर 2 भागों में बांटा गया है, तो आप जानते ही हैं। और ये दोनों आवश्यक अवधारणाओं को हम विस्तार से समझते हैं। पहले पढ़ते हैं लोग समाश्रित हित और निहित हित। समाश्रित हित और निहित हित क्या है, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट और वेस्टेड इंटरेस्ट। धारा 19 हम लोग को निहित हित के बारे में बताती है। क्या बताती है? धारा 19 हमें निहित हित के बारे में बताती है। चलो वेस्टेड इंटरेस्ट कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखी गई है कि वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट therein is created in favor of a person without specifying the time when it is to take effect or to become in possession, the interest is vested. जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, वेस्टेड होता है। जहां पे किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, वो इंटरेस्ट देयरिन जहां पे उसका इंटरेस्ट हो, उसे निहित हित कहते हैं। यानी सरल शब्दों में बोलें तो जब किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति दी जाती है जिस पर उसका अधिकार तुरंत या निश्चित रूप से भविष्य में होना निश्चित हो, तो वह निहित हित कहलाता है। कि जब किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति दी जाती है जिस पर उसका अधिकार जो है वो या तो तुरंत हो या निश्चित रूप से हो कि भविष्य में यह होना निश्चित है कि वहां उसका अधिकार हो जाएगा, तो वो क्या होता है, निहित हित कहलाता है, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट कहलाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं को देख लेते हैं कि विवरण देखें। अधिकार तुरंत या सुनिश्चित समय पर मिलता है। प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर भी उसके उत्तराधिकारी को संपत्ति मिलेगी। अगर जो प्राप्त करता है, जैसे मतलब ये हित मिलने वाला था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो उसके उत्तराधिकारी होंगे या जो हायर्स होंगे उन्हें यह संपत्ति मिलेगी, और किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता या किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के रूप में देखें, यदि ए कहता है मैं अपनी संपत्ति बी को देता हूं जब वह 18 वर्ष का हो जाए, यहाँ पर बी का हित क्या है, निहित है। अगर बी की मृत्यु 70 वर्ष की आयु में हो जाती है तब भी उसके उत्तराधिकारी इस संपत्ति पर दावा कर सकते हैं, क्योंकि किसने कही थी, ए ने ये संपत्ति बी को दी थी। फिर धारा 21 क्या बता रही है, समाश्रित हित यानी कॉन्टिजेंट इन इंटरेस्ट क्या होता है। परिभाषा इसकी देख लो जो लिखी गई है। Where on a transfer of property and interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of the specified uncertain event, or if a specified uncertain event shall not happen, such interest is contingent। यानी कि वो जो इंटरेस्ट होगा वो कंटिजेंट इंटरेस्ट कहलाएगा। सरल शब्दों में बोले, सरल शब्दों में आप समझेंगे कि जब किसी संपत्ति का अधिकार किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, जैसे किसी संपत्ति का कोई अधिकार है वो किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, तब वह समाश्रित हित कहलाता है। जब किसी संपत्ति का अधिकार किसी अनिश्चित घटना पर या कोई घटना घटेगी तभी यह आपको अधिकार मिलेगा, उस पर निर्भर करता है, तब यह समाश्रित हित कहलाता है, यानी कॉन्टिजेंट हित कहलाता है, जो धारा 21 में समाहित है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? इस शर्त पूरी होने पर अधिकार मिलता है। जो शर्त होगा पूरी होगी तो ही आपको अधिकार मिलेगा। ठीक है, और यदि शर्त पूरी नहीं हुई तो अधिकार समाप्त है। यह एक अस्थायी व संभावित हित होता है। मतलब एक संभव है कि हित मिलेगा, अस्थायी है, अनस्टेबल है, एक संभावित हित होता है। अगर उदाहरण में देखें तो ए कहता है मैं अपनी संपत्ति बी को देता हूं यदि वह वकील बन जाए। ये लो, अगर बी वकील नहीं बना, यदि बी वकील बनता है तो संपत्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो यह क्या होगा, एक समाश्रित हित होगा। समझ में आ गया? चलो भाई, महत्वपूर्ण केस लॉ भी देखते चलो कि कंचन लाल वर्सेस जगदीश प्रसाद, 1976 वाला मैटर देखो। इस केस में यह बताया गया कि यदि संपत्ति के अधिकार को किसी निश्चित समय या अनिवार्य घटना से जोड़ा गया है, इस केस में यह बताया गया कि यदि संपत्ति के अधिकार को किसी एक निश्चित समय या अनिवार्य घटना से जोड़ा गया है तो वह क्या होगी, तो वह निहित होता है। अन्यथा यदि वह किसी अनिश्चित घटना पर आधारित है, यदि
वह जो है वो किसी अनिश्चित घटना पर आधारित है, तो वह तो समाश्रित हित होता है। तो वह क्या होता है? एक समाश्रित हित होता है। तुलनात्मक सारणी देखें तो तुलनात्मक सारणी ये कह रही है कि कंपैरिजन टेबल बिंदु निहित हित और इधर समाश्रित हित, यानी कि अधिकार की प्राप्ति इसमें निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। शर्त पर आधारित है, नहीं है, इसमें हाँ भी है। उत्तराधिकारियों को अधिकार इसमें मिलता है, इसमें नहीं मिलता है यदि शर्त पूरी ना हो। कानूनी स्थिति इसमें सुनिश्चित है, इसमें अनिश्चित है। समझ में आ गया होगा आपको। देन आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं पूर्ववर्ती शर्त और पश्चातवर्ती शर्त, यानी कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट क्या होते हैं। धारा 21 के अंदर ही पूर्ववर्ती शर्त लिखी गई है। धारा 21 के अंदर पूर्ववर्ती शर्त यानी कंडीशन प्रेसिडेंट बताया गया, परिभाषा है इसकी। यदि किसी संपत्ति के अंतरण को किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर रखा जाए, यदि किसी संपत्ति के अंतरण को किसी अनिश्चित घटना, यानी कि तरीके से वकील बनोगे तो वही मानेंगे, अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर रखा जाए और वह घटना घटे तभी अंतरण प्रभावी है, तो वह पूर्ववर्ती शर्त होती है, यानी कंडीशन प्रेसिडेंट होता है। पहले से ही वो शर्त लागू कर दी गई, अगर यह घटना घटेगी तभी संपत्ति का स्थानांतरण संभव है, बनना नहीं है, वरना प्रभावी या इफेक्टफुल नहीं है। वो सरल भाषा में देखें, ऐसी शर्त जो संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने से पहले पूरी होनी चाहिए उसे पूर्ववर्ती शर्त यानी कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। विशेषताएं इसकी देखेंगे, अधिकार प्राप्त करने से पहले शर्त पूरी करनी होती है। अधिकार प्राप्त करने से पहले शर्त क्या होती है? पूरी करनी होती है। शर्त पूरी ना होने पर संपत्ति बिल्कुल भी आपको नहीं मिलती, और यह अंतरण को शुरू ही नहीं होने देती जब तक शर्त पूरी ना हो। और यह अंतरण यानी कि जो एक ट्रांसफर होता है उसको शुरू ही नहीं होने देती जब तक शर्त पूरी ना हो। उदाहरण के रूप में देखें, अगर ये कहता है मैं बी को यह संपत्ति दूंगा यदि वह लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी कर ले, यहाँ बी को संपत्ति तभी मिलेगी जब वह पढ़ाई पूरी करे, यह पूर्ववर्ती शर्त है, धारा 21 के अंदर बताई गई है। और धारा 29 के अंदर पश्चातवर्ती शर्त यानी कंडीशन सब्सिक्वेंट है। परिभाषा इसकी कह रहा है कि यदि किसी संपत्ति का अंतरण बिना किसी शर्त के किया गया है, यदि किसी संपत्ति का अंतरण बिना किसी शर्त के किया गया है, लेकिन एक शर्त जोड़ दी जाती है कि यदि वह शर्त पूरी होती है तो अधिकार समाप्त हो जाएगा, और यदि वह शर्त क्या होती है? पूरी होती है, तो अधिकार क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तो यह पश्चातवर्ती शर्त है। सरल शब्दों में से देखेंगे तो ऐसी शर्त जो संपत्ति मिलने के बाद अगर पूरी होती है, संपत्ति उसे मिल गई, जैसे किसी बंदे को संपत्ति क्या हो गई? मिल गई, और वो क्या होती है? पूरी होने के बाद अगर वह पूरी होती है, मतलब संपत्ति मिलने के बाद अगर वह शर्त पूरी होती है तो अधिकार क्या होगा? समाप्त कर देती है। तो वह अधिकार समाप्त करती है, वह पश्चातवर्ती शर्त कहलाती है। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो इसकी विशेषता देख लो, संपत्ति पहले मिल जाती है, यदि शर्त पूरी हुई तो अधिकार समाप्त, और यह अंतरण को रद्द कर देती है और शर्त पूरी होने पर। उदाहरण बोले, ये कहता है मैं यह संपत्ति बी को देता हूं, लेकिन यदि वह शराब पीना शुरू कर दे तो संपत्ति वापस ले ली जाएगी, और यदि बी शराब पीता है तो संपत्ति का अधिकार समाप्त हो जाएगा। यह क्या होती है? पश्चातवर्ती शर्त होती है। समझ में आ गया? महत्वपूर्ण केस लॉ देख लो, इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि नारायण वर्सेस गोपाल 1960 में बैठे देखें तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती शर्त संपत्ति के अंतरण को प्रभावी होने से रोकती है, जबकि पश्चातवर्ती शर्त पहले से दी गई संपत्ति को रद्द करती है। मतलब ये कि अंतरण को रोकती है और पहले से दी गई संपत्ति को ये रद्द भी कर सकती है पश्चातवर्ती शर्त। तुलनात्मक सारणी देख लो भाई, जो कंपैरिजन एक टेबल होती है, बिंदु इधर रहेंगे पूर्ववर्ती शर्त, इधर पश्चातवर्ती शर्त रहेगा। अधिकार की स्थिति क्या होती है? शर्त पूरी होने पर ही अधिकार मिलता है, अधिकार पहले मिलता है, शर्त पूरी होने पर समाप्त होता है। पूरी होने पर समाप्त होता है। क्या होता है अगर शर्त पूरी नहीं हुई? संपत्ति का अंतरण नहीं होता, इसमें अधिकार समाप्त होते हो जाता है। धारा 21 है, ये धारा 29 के अंतर्गत बताई गई है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष क्या कह रहा है? निष्कर्ष ये कह रहा है, कंक्लूजन ये कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के विभिन्न प्रकार के हितों और शर्तों की विस्तृत व्यवस्था की गई है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में जो विभिन्न प्रकार के हित होगा, शर्त होगा, उनकी विस्तृत व्यवस्था की गई है ताकि संपत्ति का न्यायपूर्ण व्यवस्थित हस्तांतरण क्या हो सके? संभव हो सके। निहित हित देखें, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट क्या कहता है? भविष्य में किसी निश्चित अधिकार की गारंटी देता है, भविष्य में कोई निश्चित अधिकार उसकी गारंटी देता है। समाश्रित हित के कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है, अनिश्चितता के अधीन होता है, अगर वो काम होगा तो मिलेगा अधिकार, वरना नहीं मिलेगा। इसी तरह पूर्ववर्ती शर्त किसी अंतरण की पूर्व शर्त होती है, जबकि पश्चातवर्ती शर्त किसी पहले से किए गए अंतरण को रद्द करने की क्षमता रखती है। और इन सिद्धांतों की समझ न्यायिक प्रक्रिया संपत्ति विवादों, वसीयत और ट्रस्ट की वैधता निर्धारण करने में अत्यंत सहायक है। ये ज्यादातर न्याय केसेस में देखी भी जाती है। और आखिरी में इसका रिवीजन चार्ट यानी शॉर्ट समरी देखें तो ये कह रहा है
कि नियत हित क्या होता है? निश्चित भविष्य के अधिकार पर आधारित बिना शर्त के। समाशित हित अनिश्चित घटना पर आधारित शर्त पूरी होनी चाहिए। पूर्ववर्ती शर्त की पूरी होगी तब संपत्ति मिलेगी। पश्चातवर्ती शर्त पहले संपत्ति मिलती है, फिर शर्त को समाप्त हो, फिर शर्त से समाप्त भी हो सकती है। केस लॉ देखो, कंचन लाल जगदीश प्रसाद नारायण वर्सेस गोपाल वाला मैटर। धाराएं क्या होती हैं? 19, 21, 29। 19, 21, 29 टीपीए 1882 के अंतर्गत ये सब कुछ क्या करी गई है? व्याख्यात की गई है शर्तें। और यहाँ पे हम लोग के छोटे छोटे टॉपिक्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, और इस हर चीज की छोटी छोटी नींवों की मदद से ही आप पूरा एक मकान खड़ा करते हैं। और आपको समझ में भी आ रहा होगा प्रॉपर्टी एक्ट धीरे धीरे, क्योंकि आप जब सीरियल वाइज किसी चीज को पढ़ते तो आपको बहुत अच्छे समझ में आता है। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड ला के एक बार वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।